हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। देखिए जैसा इसमें लिखा है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, तो वैसे सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होता है और सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस भी होता है, लेकिन आपके कोर्स में केवल सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। अब ये सीक्वेंस क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सीक्वेंस? एक्चुअली में सीक्वेंस क्या है? एक सेट ऑफ नंबर्स है, जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे करके नंबर्स को एक डिफिनिट ऑर्डर में लेना है। जैसे कि आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था, जैसे समांतर श्रेणी या समांतर सीक्वेंस भी कहते हैं उसको, ठीक है। सीक्वेंस को हिंदी में क्रम कहते हैं, क्रम से, ठीक है। सीक्वेंस में चलिए, क्रम में चलिए, सीक्वेंस में कोई सामान लगाइए, सीक्वेंस में लगाइए, मतलब क्रम में लगाइए। हिंदी इसकी है क्रम, ठीक। और जो सीरीज होती है उसकी हिंदी होती है श्रेणी। तो सीक्वेंस यानी सेट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनिट ऑर्डर। जैसे हम आपसे कहें कि 1 2 3, ये देखिए ये भी सीक्वेंस है। अगर हम आपसे यहाँ पर कहें कि भाई 2, ये 4, ये 6, इस तरीके से कहें, ये भी एक सीक्वेंस है। क्लियर? अब सीक्वेंस है तो इसका एक जनरल टर्म आएगा और ऑनवर्ड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एन आप ले रहे हैं ये आपका नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स हैं, जैसे कि 1 2 3, इस तरीके से काउंटिंग है। तो पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा, तो एक स्थिति आती है जहां पर जनरल मेंबर आ जाता है, यानी जनरलाइज कर देते हैं, इसको फार्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं। जैसे इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका एन बनेगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 चल रहा है। अब इसके फार्मूले की बात करें या इसके पैटर्न की बात करें तो ये 2n देगा आपको यहाँ पर। क्यों? अगर यहाँ देखें इस वाले केस में हम Sn की वैल्यू 2n लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला मेंबर क्या आएगा? अगर इसका पहला मेंबर क्रिएट करें तो आप पाएंगे 2, इसका दूसरा मेंबर क्रिएट करें तो आप पाएंगे 4, इसका तीसरा मेंबर क्रिएट करें तो आप पाएंगे 6। देखिए हो रहा है कि नहीं? पहला 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 मेंबर, 6 आ रही वैल्यू। इसी तरीके से इसकी आती रहेगी। तो दिस 2n इज कॉल्ड द जनरल टर्म। क्लियर? और 1 2 3 4 क्या है? ये तो काउंट कर रहे हैं। पहला हिंदी में पद कहते हैं, फर्स्ट टर्म इंग्लिश में टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इस तरीके से टर्म्स निकाले जा सकते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस को ऐसे लिखा जाता है, एसएन। एसएन लिखते हैं ये, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, कई तरीके हैं, हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि एसएन लिखा और नीचे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिख दिया, मतलब n की वैल्यू एज ए काउंटर है 1 2 3 4। या कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, जनरली वैसे ये हमने पाया है करली ब्रैकेट वाला ज्यादा यूज होता है, करली ब्रैकेट लगा करके एस एन लिख दिया जनरल टर्म। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने ये एस एन लिखा और इसके नीचे 1 से इन्फिनिटी तक कर दिया, बट मोस्टली ये यूज करते हैं। करली ब्रैकेट का मतलब सीक्वेंस और एस एन का मतलब हो गया जनरल टर्म, राइट। अब मान लीजिए किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया हुआ है, जैसे कि एस एन इज इक्वल टू आपको दे दिया जाए एन अपॉन एन प्लस 1। अब आपको एक सीक्वेंस बनाना है, कौन सा? एस एन। एस एन बनाइए, जनरल टर्म आपको दिया हुआ है, तो इसके मेंबर्स को बनाइए। मेंबर्स कैसे बनेंगे इसके? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे मेंबर बनाइए। इन मेंबर्स को एक सेट में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। दैट इज हम चाहें तो एक सेट एस बना लें और उस सेट में मेंबर्स को पुट कर दें कि S1 है, S2 है, और इस तरीके से ऑनवर्ड्स इस सेट में आ जाएंगे। अब सेट में फाइनाइट भी आ सकते हैं, इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, अभी उनके बात आगे करेंगे हम लोग। अब जैसे पहला है S1, अब यहाँ S1 बनाएंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट मेंबर, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पर 1 रखेंगे। अब 2 बनाएंगे जब S2, तो ये हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से ये हो जाएगा 3/4। तो ये भी एक सीक्वेंस है, बिकॉज इट फॉलोइंग ए डेफिनिट रूल। तो सेट ऑफ नंबर्स which are arranged in a some a definite way, definite formula, this is called the sequence। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि सीक्वेंस होता क्या है। ऐसे तो आपने पढ़ा है अर्थमेटिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, उसमें भी एक फार्मूला होता है, एपीजीपी जो पढ़ी थी आपने, लेकिन वो सीरीज भी होती है। अब सीरीज तो इसका अगला टॉपिक है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हम कॉमा लगा रहे हैं, अगर हम कॉमा लगाने के बजाय प्लस लगा दें तो ये सीरीज बन जाएगी, क्योंकि सीरीज में टर्म्स को जोड़ा जाता है और सीक्वेंस में उसको कॉमा करके लिखा जाता है, क्रम में लिखा जाता है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दो सीक्वेंस मान लीजिए हैं और दो बराबर कब होंगे? जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस एस एन है आपके पास
और एक सीक्वेंस आपके पास ये Tn है, करली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो अगर ये इंप्लाई करे, इफ अगर ऐसा हो जाए कि Sn और Tn बराबर हो जाए, यानी इसका पहला टर्म इसका पहला टर्म इसका दूसरा टर्म इसका दूसरा टर्म हो जाए, वी से हम क्या कहते हैं कि सीक्वेंसेस आर इक्वल, सीक्वेंसेस आर इक्वल, यानी हमारे सीक्वेंसेस जो हैं वो कैसे हैं, इक्वल है, जो दो दिए हुए, मान लीजिए किसी थ्योरी में या थ्योरम में आपको यूज करना पड़ सकता है, तो वहां दिया होगा ये आपका, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि कांस्टेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं। कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक। तो मान लीजिए कोई सीक्वेंस आपको यहां पर Sn दिया हुआ है, राइट, और Sn का जो जनरल टर्म है वो कोई k दे दिया, मान लीजिए k दे दिया या 2 दे दिया या 3 दे दिया, कोई नंबर दे दिया। तो अब आप यहाँ ध्यान दें, अगर आप पहला टर्म लेंगे तो भी 2 आएगा या k आएगा, दूसरा लेंगे तो भी 2 आएगा, अगर आप तीसरा लेंगे तो भी 2 आएगा, यानी हर हाल में 2 ही आना है, वैल्यू बदल नहीं रही है। तो अगर सीक्वेंस के हर मेंबर की वैल्यू सेम आती है, every member of the sequence has the same value, then the sequence is called the constant sequence, ठीक। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस के नेचर के बारे में, कि सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है और अनबाउंडेड कब होता है। बाउंडेड अनबाउंडेड क्यों स्टडी करते हैं, कारण क्या है कि सीक्वेंस में तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब ये वैल्यू फाइनाइट भी हो सकती है, ये इनफाइनाइट भी हो सकती है, जैसे जैसे मेंबर बढ़ेंगे। तो अब आप देखिए बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, ठीक। तो होता क्या है, इसे एक इसकी डिफिनीशन भी है, डिफिनीशन हम बाद में बता देंगे, पहले आपको एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहला एग्जांपल ले लें हम लोग यहाँ पर, कि बाउंडेड है कि नहीं चेक कर लेते हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल आपने ये लिया, Sn इज इक्वल टू -1 to the power n ले लीजिए, ठीक। और इसके मेंबर्स लिखना शुरू करिए, तो आप पाएंगे हम इसको सेट में लिख ले रहे हैं। अगर हम इसको मेंबर लिखें, तो जब 1 रखेंगे तो पहला मेंबर -1, जब 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, फिर जब हम रखते हैं 3 तो फिर -1 आ जाएगा, फिर अगर हम रखते हैं आपका 2 तो फिर ये 1 आ जाएगा, तो ऐसे ही आता रहेगा। बात समझ में आई। तो अगर इसको हम नंबर लाइन पे ट्रेस करें या फाइनली लिखें, तो इसके पास तो दो ही वैल्यू हैं, एक -1 है और एक कौन सी है, 1 है। अगर इसको नंबर लाइन पे आप ट्रेस करते हैं, ठीक है, तो आप पाएंगे कि मान लीजिए ये 0 है, ये आपका 1 है, ये आपके पास -1 है। तो इतने इसको नेबरहुड के फॉर्म में हम ले रहे हैं, ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर -1 की वैल्यू को कौन कौन अटेन करेगा, देखो पहला सीक्वेंस का मेंबर, तीसरा, पांचवा, और जितने भी आएंगे ये ऑड वाले, यानी S1 S3 S5 S ऑल विल हैव द माइनस वैल्यू, यानी सबकी वैल्यू -1 होगी। यानी कह सकते हैं कि -1 पे आप इन्फानाइट डॉट लगा सकते हैं, यहाँ पर इन्फानाइट, भाई इन्फानाइट मेंबर्स आर कमिंग एट दिस वैल्यू, क्लियर। और 1 पर अगर देखा जाए तो इसी तरीके से 2 रखेंगे, अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू के लिए अगर आप ध्यान दें, तो जो 1 है ना वो सेकंड मेंबर, फोर्थ मेंबर और सिक्स्थ मेंबर, इस तरीके से जो इवन वाले मेंबर्स हैं, दे ऑल हैविंग द वैल्यू एज ए 1, उन सबकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ रही है, तो ये भी इन्फाइनाइट आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक खास बात है इनके अंदर, भले ही -1 इन्फाइनाइट बार हिट कर रहा हो, 1 इन्फाइनाइट बार हिट कर रहा हो इवन मेंबर्स के लिए, S2 S4 S6 के लिए, लेकिन फिर भी जो मेंबर्स हैं Sn, उनकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही तो है। भले ही -1 बीच वाला नंबर नहीं है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है, राइट। इसे बाउंडेड कहेंगे, यानी इसकी जो सबसे कम वैल्यू है इन सारे मेंबर्स में, जो भी इन्फानाइट मेंबर्स आ रहे हैं उनमें देखना पड़ेगा, S1 S2 S3 S4 जितने भी इन्फानाइट तक, बिकॉज ये जो n आप देखते हैं, ये n आपको याद रखना है, इट इज अ नेचुरल नंबर, राइट, काउंटिंग, बिकॉज इट गिव्स द मेंबर्स S1 S2 S3, तो ये काउंटिंग है, ये -1 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर बाउंडेड हम आपको समझा रहे हैं कि -1
नहीं, एस एन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में तो नहीं आ रही, लेकिन राइटिंग ऐसे करेंगे हम। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि ना तो इसकी वैल्यू -1 से नीचे जा रही है किसी मेंबर की, और ना किसी मेंबर की 1 से ऊपर जा रही है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये बाउंडेड हो गया। अब इसमें जो बाउंडेड है, तो इसको डिफिनीशन में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, स्मॉल के और कैपिटल के लिखा जाता है, और फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो ऐसे पढ़ते कैसे हैं, इफ देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव नंबर्स स्मॉल के एंड कैपिटल के सच दैट Sn is greater than equal to small k and less than equal to capital K, then the sequence Sn is said to be the bounded। तब हम सीक्वेंस को बाउंडेड कहेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द लोअर बाउंड। ये लोअर बाउंड कहलाएगा, ये के स्मॉल लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है ये, और ये वाला अपर बाउंड कहलाएगा, ये अपर बाउंड। एंड ओवरऑल अगर स्मॉल के कैपिटल के दोनों एग्जिस्ट करेंगे, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड। और अगर दोनों नहीं एग्जिस्ट किए, कभी कभी होता है स्मॉल के एग्जिस्ट करता है, कैपिटल के नहीं करता है, अभी करेंगे एग्जाम्पल। कभी कभी स्मॉल के नहीं करता है, कैपिटल के एग्जिस्ट कर जाता है, और कभी कभी दोनों नहीं करते हैं। तो अगर के किया स्मॉल के तो बोलेंगे लोअर बाउंड नॉट अपर बाउंड, अगर कैपिटल के किया स्मॉल के ना किया तो बोलेंगे अपर बाउंड नॉट लोअर बाउंड, दोनों एग्जिस्ट कर गए तो बोलेंगे बाउंडेड, और दोनों ही ना एग्जिस्ट करा तो बोलेंगे अनबाउंडेड। तो चार सिचुएशन आई, बाउंडेड जब दोनों एग्जिस्ट करें, अनबाउंडेड दोनों एग्जिस्ट ना करें, लोअर बाउंड जब लोअर करे अपर ना करे, अपर करे लोअर ना करे तो अपर बाउंड। देयर आर फोर सिचुएशंस ऑफ ए सीक्वेंस इन केस ऑफ द बाउंडेड डेफिनेशन। बाउंडेड के केस में ऐसे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर, और हम इसे प्लॉटिंग करके भी दिखा रहे हैं, जैसे आपको एक आइडिया डेवलप हो कि सीक्वेंस को नंबर लाइन पे हम किस तरीके से जज करते हैं, कैसे देखते हैं उसको, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस हम और ले लेते हैं, जैसे एस एन इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने 1/n ले लिया, ठीक है, 1/n। क्या ये बाउंडेड है, क्या इसका लोअर बाउंड है, क्या अपर बाउंड है? तो देखो इसके मेंबर आप चाहे लिख लो, इसका पहला मेंबर तो 1 आ जाएगा, दूसरा मेंबर इसका 1/2 आ जाएगा, तीसरा मेंबर इसका 1/3 आ जाएगा, ऐसे चलते जाएंगे। तो जो सबसे लास्ट का होगा इन्फिनाइट वाला मेंबर, यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन व्हाट विल हैपन, 1/infinity बिकम 0। यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि Sn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी जितना लार्ज करते जाएंगे, अब देखिए ना 1 है, फिर 1/2 है, 1/3 और छोटा है, 1/4 और छोटा हो जाएगा। छोटा होना या स्मॉल होने का मतलब क्या है, देखिए जैसे ये नंबर लाइन बनाई हमने यहाँ पर आपकी, ये हमने यहाँ पर इसको वैल्यू 1 दिया, तो पहला मेंबर तो आपका S1 आ रहा है, यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं सीक्वेंस के मेंबर को। अगर हम देखें कि हमने इसको यहाँ 0 दे रखा है, बेसिकली 0 और 1 के बीच में ही सारे मेंबर हैं। देखिए इसका पहला मेंबर 1 है, और सबसे अपर वैल्यू जो जा रही है वो गोइंग टू 0, राइट। तो सारे मेंबर इसके जो है 0 से 1 के बीच में, या 1 से शुरू होकर 0 की तरफ आ रहे हैं। अगर ध्यान से देखिए तो इट इज अ डिक्रीजिंग, अभी बताएंगे आपको कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्लियर, तो ये आपका आया S1। अब अगर हम S2 की बात करें तो जो कि 1/2 पर आ गया आपके पास ये, ठीक है, ये वाला, इसको प्लॉट कर दिया हमने। अगर हम थर्ड की बात करें तो आई थिंक कि लगभग लगभग यहाँ आ जाएगा थर्ड वाला, ये S3 आ गया आपके पास ये, ठीक है, ये 1/3 आ, इसी तरह 1/4 एंड सो ऑन आएगा। एक बात अगर हम आपसे कहें तो इसको ध्यान से देखें और समझें, ये एक रेड लाइन हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक प्रकार से इसका नेबरहुड है, यानी कि 0 के बहुत क्लोज है, क्योंकि यहाँ जो 0 पे आ रहा है मेंबर आपका, दैट इज Sn, यहां पर तो 0 है, n टेंड्स टू इंफिनिटी वाला, क्लियर। लेकिन इतने के बीच में अगर हम यहां मान लें कि ये आपका S20 मेंबर है, राइट, यहां बाउंड्री पर आ गए थोड़ी देर के लिए, S20 ले, S10 ले, कुछ भी ले, तो जो यहां के बाद 21वां मेंबर, 22वां मेंबर, या हजार लाख इसके ऊपर चलते जाएंगे, तो यू विल फाइंड कि इतने के अंदर ही आ जाएंगे, डेंस होता जाएगा, यहाँ पर घना हो जाएगा। जैसे देखिए S1 और S2 के बीच में बहुत दूरी है, हाफ यूनिट की है, फिर थोड़ी दूरी कम हुई S2 S3 में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेंबर्स के बीच की दूरी भी कम होती जाएगी, रिड्यूस करती जाएगी, ठीक है, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम यहाँ कम, और जब बहुत
लार्ज पहुंच जाएंगे, बहुत आगे आ जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स, आप मेंबर्स ले लेंगे, 1 लाख मेंबर लिया, 1 लाख एक लिया, 10 लाख लिया, तो आप यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ बहुत ही डेंस हो चुका होगा, बिकॉज वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाएगी। अगर आप लाख में लिखेंगे तो 1/1 लाख लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो 0.0001 आएगी और क्लोज हो जाएगी जीरो के यहाँ पर। तो एक विजुअलाइजेशन लाइए, इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि यहाँ पर कितने मेंबर होंगे। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग आगे लिमिट, लिमिट पॉइंट, कन्वर्जेंस, ये सब का डिस्कशन करेंगे। वो इसी टेबल से या इसी ग्राफ से आपको समझ में आएगा, इन्हीं वैल्यूज से समझ में आप फील कर पाएंगे, नहीं तो आप सीक्वेंस को फील नहीं कर पाएंगे, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, सीक्वेंस दिखाई नहीं देगा आपको, और जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक आपको इमेजिन नहीं होगा और समझ में नहीं आएगा। फिलहाल तो हम ये बात कर रहे थे कि ये बाउंडेड है कि नहीं, और हमने आपको कई चीज़ें यहाँ इंफॉर्मेशन भी दे दिया कि हाउ द सीक्वेंस इज कमिंग टू द पॉइंट जीरो, वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस गोइंग टू जीरो, कन्वर्जिंग टू जीरो, दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग टू जीरो। तो फिलहाल अभी इसकी हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो सीक्वेंस है उसकी वैल्यू जीरो है, कम से कम जीरो है, जीरो से नीचे नहीं जा रही है कि निगेटिव में चली जाए, जीरो, और अधिक से अधिक इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। तो यानी इस समय जो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया है, ऊपर जो लिया था वो भी बाउंडेड निकला था, लेकिन वो दो जगह हिट कर रहा था, -1 और 1 पे। यहाँ पर जो हिट कर रहा है वैल्यूज वो आपकी पूरे लाइन पे कर रही है, 1 से लेके 0 के बीच में, बिकॉज इट जस्ट गोइंग फ्रॉम 0 to 1, कन्वर्ज करके आ रहा है उधर की तरफ मेंबर। क्लियर? तो अब क्या होगा कि हम इसे कह सकते हैं कि ये लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। लोअर बाउंड इज एज 0 विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनफीमम, इनफीमम भी कहा जाता है, और ये 0 है, ठीक, लोअर बाउंड को। और क्योंकि आगे चल करके लोअर बाउंड्स के भी सेट बनते हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको। और इसको सुप्रीमम भी कहते हैं, SUP लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, सुप्रीमम या SUP भी चल जाता है। और इसे बाउंडेड भी कहेंगे। तो इस समय ये जो सीक्वेंस हमारा है ये बाउंडेड है, और इसका लोअर बाउंड क्या है? 0, और इसका अपर बाउंड क्या है? वो 1 है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब दो एग्जाम्पल हम बाउंडेड पे और लेंगे आपके, देखिए एक एक करके। जैसे हम ये बता रहे हैं आपको कि इसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों थे आपके पास, ठीक है। अब की जो हम लेना चाह रहे थे, लोअर ले लें और अपर ना लें, एक ऐसा लेंगे जिसमें कोई बाउंड नहीं आएगा। कई एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे हमने मान लीजिए एक सीक्वेंस SN लिया आपका, क्लियर, लेट अस टेक द सीक्वेंस SN, और SN की जो वैल्यू हमने लिया वो हमने n ले लिया, ठीक है। n तो लिखो या ना लिखो ये आपका ऑब्वियस है कि ये नेचुरल नंबर होगा। तो भाई इसका पहला मेंबर क्या आएगा? इसका पहला मेंबर 1 आएगा, इसका पहला दूसरा मेंबर 2 हो जाएगा, तीसरा मेंबर 3, शायद आज का पहला सीक्वेंस भी हमने यही लिखा था, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर लिखे थे। ऐसे बढ़ते जाइए आप, तो आप पाएंगे कि SN टेंड्स टू इंफिनिटी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे मेंबर की वैल्यू बढ़ रही है। तो जो लार्ज 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 करते जाए, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट ए फाइनाइट नंबर, ये केवल एक आपका एक सिंबल है लार्ज नोटेशन के लिए, इट इज नॉट ए रियल नंबर। अब इसमें हम 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमने इसको लार्ज कर दिया, ये लार्ज का सिंबल है। तो अगर आप इसको यहाँ प्लॉट करते हैं मान लीजिए, तो देखिए अब की क्या होने वाला है। अब की मुझे लग रहा है डायरेक्शन बदल जाएगी। पहला मेंबर 1, ये S1 हो गया। फिर मान लीजिए दूसरा मेंबर, थोड़ा पास लेना पड़ेगा ना, दूसरा दूसरा यहाँ आ गया, और तीसरा यहाँ आ गया, आपका चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा। तो आपकी सीक्वेंस इधर चल रहा है, ये एरो हम इधर बना रहे हैं, इधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। पिछली बार क्या हुआ था? ये अंदर की तरफ आ रहा था, 1 से 0 की तरफ, और इस बार ये जा रहा है 1 से ऑनवर्ड्स। और किधर चला जाएगा? आई थिंक ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आएगी। कैसे? SN की। अगर हम इधर अब SN को लिख भी नहीं सकते हम, क्यों? क्योंकि वो तो इन्फिनिटी पर डॉट लगानी पड़ेगी हमें, तो वहां नहीं लगेगा। बस हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। तो अब ये जो सीक्वेंस हुआ, तो इसमें कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे दिस 1। हम यहां पर कोई सिंबल नहीं लगाएंगे, ये प्लेस खाली छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ दिया जाएगा खाली? इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई अपर बाउंड नहीं है। दिस सिंबल डिनोट्स, ये सिंबल क्या डिनोट करता है कि SN हैज द वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, उसके बाद कहां तक है? अप टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर कोई बाउंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा, ये सीक्वेंस हमारा जो है वो बाउंडेड नहीं है। अगर एक शब्द में कहें तो दिस इज नॉट द बाउंडेड सीक्वेंस, बट
इट इज पार्शियली बाउंडेड, मतलब ये लोअर बाउंड है, तो दिस सीक्वेंस इज लोअर बाउंडेड बट नॉट द अपर बाउंडेड, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज नॉट बाउंडेड। देखो बाउंडेड तभी कहेंगे जब ये लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो, केवल लोअर बाउंड है तो फिर इसको केवल लोअर बाउंड कहेंगे, दिस इज लोअर बाउंडेड। क्लियर? अब चलिए एक सीक्वेंस में आपको हम ले चलते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा कि लोअर बाउंडेड है और अपर बाउंडेड नहीं है। एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, देखिए दैट इज एस एन इज इक्वल टू -1 to the power n, और ये n यहाँ n से मल्टीप्लाई कर लिया, ये है कोई सीक्वेंस होगा? जैसे यहां ऊपर लिया था उसमें शायद मल्टीप्लाई नहीं किया था, देख लो एक बार दिखा दें आपको हम, कहाँ लिया था ये वाला, ये जो सीक्वेंस था -1 to the power n और कुछ नहीं था इसके साथ में। अब जो हम यहाँ पर ले रहे हैं इसमें हमने एक नया डिफाइन कर दिया आपके लिए कि एस एन इज इक्वल टू -1 to the power n। अब चलिए इसके नंबर लिखे जाते हैं ना, और एवरी n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, यानी इसके नंबर्स यानी इसके मेंबर्स को लिखा जाता है। तो जो पहला मेंबर होगा वो आई थिंक 1 रखोगे तो -1 आ जाएगा। जो इसका दूसरा मेंबर होगा वो क्या होगा? इसका दूसरा मेंबर होगा 2 to 2 आ जाएगा। क्लियर? अब इसका तीसरा मेंबर कितना होगा? हम निगेटिव वाले इधर लिख ले रहे हैं एक कॉलम में ना, बात वही है, चाहे उधर करके लिखे चाहे इधर, समझाने में आसानी रहेगी। S3 लिखोगे तो -3 आ जाएगा, और अगर आप S4 लिखते हैं तो आई थिंक ये +4 आएगा। अगर आप S5 लिखते हैं तो 5 हो जाएगा, यानी यहाँ -5 आ जाएगा। अगर आप S6 लिखते हैं तो आई थिंक ये 6 आ जाएगा। एक बात का ऑब्जर्वेशन करो, -1 -3 -4, चलिए प्लॉट करके तब करते हैं, ऑब्जर्वेशन यहाँ करना होगा। ये मान लीजिए 0 है, ये 1 है, छोटा मानना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज जो है वो 6 तक हम लोगों ने लिख ली है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6, फिलहाल ये लिखा। ठीक, तो जो पहला मेंबर है वो कहीं यहाँ आ रहा है आपके पास। अगर हम पहला मेंबर देखें, ये -1 है, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ S1 -1। फिर S3 या S2 लिख लो, S2 जब लिखेंगे तो हम यहाँ पर आ रहे हैं इस जगह पर, ये S2 आ रहा है। ठीक, फिर अगर हम S3 में चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है S3। ठीक है, ये S3 हो जाएगा, और S4 लिखते हैं तो फिर हम यहाँ पहुंच जा रहे हैं। ठीक, ये वाला पॉइंट S4 का है। ठीक, फिर हम आते हैं S5 पर, तो ये था, आपकी वैल्यू थी -1, और 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये वाली वैल्यू अगर देखा जाए तो ये क्या बता रहा है आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास S5 आ जाएगा। ठीक, इधर चलते हैं तो 2 था, 4 था, फिर ये 6 हो जाएगा आपके पास, S6 आ जाएगा। क्लियर? ये डॉट्स बता रहे हैं कि प्लस और माइनस है। अब एक बात अगर आप यहाँ देखें ध्यान से तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे, मान लो हम 7 रखते हैं तो -7, अगर हम 8 रखते हैं तो +8, हम इधर भी आगे चले जा रहे हैं, हम इधर भी जा रहे हैं, और हम 0 से इधर भी जा रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड में भी चले जा रहे हैं इस सीक्वेंस की वैल्यूज को अगर हम ऑब्जर्वेशन में लाएं तो, और हम इधर भी चले जा रहे हैं आगे की तरफ। तो क्या हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर Sn टेंड्स टू -इंफिनिटी इफ n इज ऑड। अगर n ऑड है तो उसके मेंबर्स इधर की तरफ चले जाएंगे, -इंफिनिटी की तरफ, और इसमें इधर साइड क्या हो रहा है कि Sn गोइंग टू +इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी। अगर हमारा n क्या है, इफ n इज इवन, अगर n हमारा इवन है तो हम इधर चले जा रहे हैं। तो क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? नहीं, ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू या तो निगेटिव जा रही है माइनस की तरफ, या इधर ऊपर प्लस की तरफ जा रही है, यानी दोनों तरफ से ये ओपन है, किसी तरफ भी इसको रोका नहीं जा सकता। तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कंप्लीटली अनबाउंडेड बिकॉज देर इज नो लोअर बाउंड, देर इज नो अपर बाउंड, सो दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड। दिस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। क्लियर? तो आई थिंक आपको सीक्वेंस और बाउंडेड सीक्वेंस के एग्जांपल्स पूरे समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस, ये तो समझ में आ गया आपको। मोनोटोनिक सीक्वेंस में दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, एक इंक्रीजिंग और एक
डिक्रीजिंग, जैसे कांस्टेंट है तो उसका तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा, तो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे ये वाला देखिए पहले आप, जैसे मान लीजिए एस एन दिया हुआ है और आपको बहुत सिंपल सा ले ले एग्जाम्पल, एस एन इज इक्वल टू एन, तो ये तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया ना। कैसे भाई, इसमें अगर आप मेंबर लिखोगे कि एस वन लिखा, एस टू लिखा और एस थ्री लिखा, राइट, तो ये इंक्रीजिंग ही है। क्यों? क्योंकि एस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एस टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एस थ्री, ये डिफिनीशन कहती है, राइट, कि अगर किसी सीक्वेंस में मेंबर इस तरीके से नहीं, ये उल्टा हो गया, जो आगे वाले हैं वो बढ़े, एस वन लेस देन इक्वल टू एस टू, यानी बड़ा होता चला जाए, ठीक है, और एस थ्री आपका जो है ग्रेटर होता चला जाए, एस फोर उससे भी ग्रेटर होता चला जाए, तो ये इंक्रीजिंग में, वो डिक्रीजिंग का बन गया था सिंबल हमसे, ठीक है। दैट इज, अगर इसमें जनरल फार्मूला देखें तो कैसे करते हैं कि एस एन प्लस वन, यानी आगे वाला ग्रेटर होगा किससे, एस एन से, फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये डिफिनीशन कहती है आपकी। ठीक है, कि एस एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एस एन, यानी अगला एस टू ग्रेटर देन एस वन एस थ्री, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर डिक्रीजिंग लिया जाए तो जैसे एग्जांपल एक ले सकते हो, वन अपॉन एन, इसमें आपको याद होगा ऊपर हमने बताया भी आप, कि पहला मेंबर तो वन आएगा, दूसरा वन अपॉन टू आएगा, तो इसमें क्या होता है कि जो एस वन है वो बड़ा रहेगा, लेकिन एस टू जो है वो लेस देन हो जाएगा, या इक्वल एस थ्री हो जाएगा, इस तरीके से ये चलता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस एन प्लस वन इसमें लेस देन इक्वल टू एस एन आ जाएगा फॉर एवरी, इसमें क्या होता है, ग्रेटर हो जाता है, इसमें लेस हो जाता है, फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू एन, ये हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब एक पॉइंट होता है नेबरहुड। नेबरहुड बता देते हैं आपको हम, उसको शॉर्ट में एनबीडी भी कहते हैं, आप एनबीडी पढ़ लीजिए, एनबीडी, नेबरहुड, राइट। नेबरहुड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट पी है और उसके आसपास बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको आपने कहा P माइनस एप्साइलन और इसको कहा P प्लस एप्साइलन, हो सकता है इससे समझ में ना आए P प्लस से, तो एग्जांपल देते हैं आपको हम, जैसे मान लीजिए ये वन है और आपने एप्साइलन की वैल्यू ले ली 0.1, तो ये तो बन जाएगा आपके पास 1.1, और ये हो जाएगा आपके पास 0.9, यहाँ दो पॉइंट हो गए। क्लियर? दो पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक 0.9 हो गया और एक हो गया 1.1, वही जो आपको P माइनस एप्सिलॉन कह रहे थे, घटाने के बाद कितना आया 0.9, एप्सिलॉन की वैल्यू ये ले ली और P की वैल्यू हमने जो है वो 1 ले रखी एग्जाम्पल के तौर पे, और ये जो आप देख रहे हैं P प्लस एप्सिलॉन वो ये आ गया। तो जो सीक्वेंस इसके बीच में पड़ेंगे, यानी ऑल द मेंबर्स, 0.9 से लेकर 1.1 के बीच में पड़ने वाले सारे मेंबर्स कहलाएंगे नेबरहुड ऑफ पी। वो जो वैल्यूज होंगी, दे ऑल वैल्यूज विल बी कॉल्ड द नेबरहुड, या एनबीडी शॉर्ट में लिखा है, इसलिए शॉर्ट लिख दिया मैंने, एनबीडी ऑफ पी। क्लियर? इससे हम आपको बताने जा रहे हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट क्या होता है कि एक सीक्वेंस के अगर किसी मेंबर के नेबरहुड में इन्फानाइट मेंबर आ जाए पॉइंट के, तो उस पॉइंट को नेबरहुड कहा जाता है। उसकी डेफिनेशन होती है कि ए पॉइंट पी सेट टू बी द लिमिट पॉइंट इफ इट्स नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। पहले कहो तो हम समझा दें इसमें एक बार आप एग्जाम्पल से, फिर हम डिफिनेशन लिख देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो डिफिनेशन जल्दी समझ में, वन अपॉन एन लिया था अभी हम लोगों ने, तो वन अपॉन एन जब लिया तो आपको याद होगा पहला मेंबर एस वन तो वन था, और दूसरा मेंबर एस टू वन अपॉन टू था। अगर हम देखें एस थ्री तो ये वन अपॉन थ्री हो गया। अगर लास्ट में चले तो जीरो आया था, है ना, उसमें क्या हो रहा था कि आपका एस एन टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। लेकिन एक बात है इसमें कि इसमें जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते जाएंगे उन सब की वैल्यू जो है लार्ज स्केल पर ये इतने के अंदर ही आ जाएगी, यानी बहुत क्लोज हो जाएगा जीरो के। तो जो जीरो है, इस नंबर का एक स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या दिया गया,
लिमिट पॉइंट। क्या कहा? लिमिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो है, वही जो पी हम बता रहे थे ऊपर आपको, यहाँ हमने पी लिया था ना, पी, यहां पर पी जो है वो जीरो हो गया है। क्लियर? तो ये जो पी इज इक्वल टू जीरो है, इसके नेबरहुड में देखिए, मतलब इसके लेफ्ट में देखिए, इसके राइट में देखिए, तो राइट में मेंबर नहीं है, कोई बात नहीं, इसके पहले, इससे सटे हुए कह सकते हैं, इसके क्लोज कह सकते हैं, कितने मेंबर होंगे? इनफाइनाइट मेंबर आ जाएंगे। कुछ सीमित संख्या में ही बाहर रहेंगे, जैसे मान लीजिए 1000, 10,000, 1 लाख, आप बाहर कर लीजिए मेंबर्स को। कल्पना करें, सोचें, 1 लाख मेंबर बाहर हैं, लेकिन इसके पास तो इन्फानाइट मेंबर्स हैं। 1 लाख मेंबर चले गए तब भी तो इन्फानाइट बचे, क्योंकि इन्फानाइट में से कोई भी फाइनाइट नंबर निकाल दीजिए, मैथमेटिक्स कहती है, इन्फानाइट में से कोई भी फाइनाइट नंबर निकाल दी, फिर भी उसके पास इन्फानाइट रहेगा, उसका खत्म ही नहीं होता है। तो अगर 1 लाख मेंबर भी बाहर चले गए, तो इन्फानाइट मेंबर तब भी इसके पास रहेंगे, और वो जीरो के बहुत क्लोज आ जाएंगे। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है कि ए पॉइंट ए पॉइंट P इज सेड टू बी, लिख दे रहा हूं, ऐसे नोट्स में लिखा हुआ है आपका, सेड टू बी लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इफ इट्स NBD, मतलब इसके नेबरहुड में, कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस, या ऐसे लिख सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंसेस या मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस। तो ये कहलाता है आपका लिमिट पॉइंट, राइट? तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया हो कि लिमिट पॉइंट किसे कहते हैं। जैसे कि हमने ये एसएन वाला आपको एग्जांपल दे ही दिया है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास है कि लिमिट पॉइंट किस में होता है और किस में नहीं होता है। दो एग्जांपल और लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एस एन इज इक्वल टू एन है, तो क्या इसके पास लिमिट पॉइंट है? जैसे सवाल आ गया कि विच ऑफ द सीक्वेंस पॉजेज द लिमिट पॉइंट एंड विच डज नॉट पॉजेज द लिमिट पॉइंट। तो 1/n के पास तो लिमिट पॉइंट है। 1/n का लिमिट पॉइंट क्या है? चलिए फिर से लिख देते हैं इस चीज को, कि अगर सीक्वेंस 1/n है, 1/n है, तो इसका लिमिट पॉइंट 0 है। इसका लिमिट पॉइंट क्या है? इसका लिमिट पॉइंट है इक्वल टू 0। ठीक। अब आते हैं हम लोग एस एन इज इक्वल टू एन में। अभी हमने एन लिखा था, फिर 1/n कर दी, से याद रहे आपको। इसमें लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसको हमने प्लॉट किया था, फिर देख लीजिए। इसका पहला मेंबर 1, दूसरा मेंबर 2, तीसरा मेंबर 3, ऐसे आते चले जाएंगे। और ये तो डाइवर्ज कर रहा है, बल्कि बाहर जा रहा है, इसकी वैल्यू बाहर की तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अभी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट भी बताएंगे आपको। ठीक है। कन्वर्ज मतलब किसी एक पॉइंट की तरफ आना, जैसे ये आ रहा है, ये 1 से चला और 0 पे आके समाप्त हो जा रहा है, कन्वर्ज कर गया। कन्वर्जिंग लेंस पढ़ा होगा आपने, डाइवर्जिंग लेंस पढ़ा होगा, जब सारी किरणें एक ही जगह आ जाती हैं, रेज कलेक्ट हो जाती हैं। ठीक, तो उसको कहते हैं कन्वर्ज। इसमें क्या डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, आगे की तरफ चला जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है ये। और एक चीज देखिए, इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, सब अलग अलग है। किसी के नेबरहुड में मेंबर नहीं है। 1 के आसपास कोई दूसरा मेंबर S2 S3 है नहीं, S2 के आसपास है नहीं, S3 के आसपास है नहीं, कोई ऐसा मेंबर नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके नेबरहुड में इन्फाइनाइट मेंबर्स आ जाए। जैसे यहां था 0, 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसके आसपास इन्फाइनाइट मेंबर्स आकर के डेंस हो जाएंगे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, एक ही जगह आके काफी डेंस हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे, नो लिमिट पॉइंट। याद रखिएगा, नो लिमिट पॉइंट, इसमें कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि ऐसा मेंबर ही नहीं है इसके पास। क्लियर? तो क्या लिमिट पॉइंट एक ही होती है या नहीं होती है? क्या दो भी हो सकती है? हाँ, लिमिट पॉइंट दो भी हो सकती है। ठीक है। अब दो लिमिट पॉइंट वाला देख लीजिए आप, वो भी आपको ठीक लगेगा, ऊपर आप देख करके आए हैं। जैसे एस एन इज इक्वल टू -1 to the power n। अब अगर हम देखें तो इसका भी हम लोगों ने सेट बनाया था ऊपर, याद होगा आपको, इसके दो ही मेंबर आ रहे थे, कौन कौन से, 1 और -1।
भाई 1 रखोगे तो -1, 2 रखोगे तो 1, 3 रखेंगे तो -1, 4 रखेंगे तो 1। तो इसको हमने आपको शायद ऊपर बताया भी था कि देखो भाई लिमिट पॉइंट इसकी अगर आप लेते हैं, जैसे ये -1 है और ये आपके पास 1 है, तो यहां पर बार बार हिट करेगा -1 पे। -1 पे जो -1 पे हिट करेगा, Sn इज इक्वल टू, कब करेगा, n इज ऑड, राइट। और यहां पर जो हिट कर रहा है आपका, तो ये Sn इज इक्वल टू 1 है, ठीक। वैल्यू 1 दे दी हमने। इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो ये वैल्यू 1 आएगी, बार बार आएगी। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स एट -1, -1 पर कितने मेंबर हैं, इन्फिनिट मेंबर है। भाई देखिए -1 पे पहला भी है, तीसरा भी है, पांचवा भी है, जितने भी ऑड वाले हैं, 1, 3, 5, 7, ऑल द मेंबर्स विल हैव द वैल्यू -1, एंड दोज आर इवन 2, 4, 6, दे ऑल विल हैव द 1, उनकी वैल्यू 1 आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि -1 के नेबरहुड में, अब आप कहेंगे नेबरहुड का मतलब होता है आसपास होना, वो तो उसी जगह ही आ रहा है -1 पे या 1 पे ही आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आसपास आए या उसी पर आए, वो नेबरहुड ही माना जाएगा। तो -1 पर कितने मेंबर आ रहे हैं, इनफाइनाइट आ रहे हैं। 1 पर कितने मेंबर आ रहे हैं, यानी 1 पे कितनी वैल्यू, कितने मेंबर्स की वैल्यू 1 1 1 आ रही है, वो भी इनफाइनाइट आ रही है। तो इस सवाल का अगर देखा जाए तो इसके लिमिट पॉइंट क्या है, इसके जो लिमिट पॉइंट बन रहे हैं वो दो बन रहे हैं। कौन से, एक तो बन रहा है -1 और दूसरा बन रहा है 1। तो दिस सीक्वेंस हैज टू लिमिट पॉइंट्स, क्लियर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि लिमिट पॉइंट क्या होता है और हम लिमिट पॉइंट को कैसे इवेलुएट करते हैं, क्लियर। लेकिन जिनके पास लिमिट पॉइंट दो होंगे या नहीं होंगे, वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होंगे। कन्वर्जेंट के लिए एक ही लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अभी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आने वाली है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन तीनों में से जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ यही कन्वर्जेंट है, Sn इज इक्वल टू 1/n। इसका एरो भी आप देखिए तो अंदर की तरफ लगा है, 1 से चला और 0 पे समाप्त हो गया, आकर के कन्वर्ज हो गया। तो ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हुआ, इसकी लिमिट पॉइंट 1 है। और इसके लिए तो लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो ये कभी कन्वर्ज नहीं करेगा। इसकी दो लिमिट पॉइंट है, तो ये भी कन्वर्ज नहीं करेगा। ये तो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट मतलब दोलन करना, यानी कभी -1 कभी 1, ये एक जगह पक्का नहीं आ रहा है कि एक ही जगह आके रुक जाए, जैसे वहां 0 पे रुक रहा है। ये तो बिल्कुल ही नहीं रुक रहा है, तो 1 2 3 4 इन्फिनिटी चला है। ये कभी -1 कभी 1 कभी -1, ये डुअल नेचर है, तो ये भी कभी कन्वर्ज नहीं करेगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जाके लिमिट पॉइंट आए, और उसका नया नाम हो जाता है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब हम अगला बताएंगे, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू हैव द लिमिट L। लिमिट L इसकी डिफिनीशन है पूरी, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that mod of Sn minus L less than epsilon for every m n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इतनी बड़ी डिफिनेशन है इसकी। अब ये m क्या होता है, एक नंबर इसमें m आएगा, n तो चल ही रहा है, अब एक नंबर आपका m आने वाला है, ठीक, स्मॉल m। और ये एग्जाम में आ भी सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है। अभी m होता है क्या, मैं यहाँ थोड़ा बता दूं, फिर डेफिनेशन लिख करके एग्जाम्पल भी करा देंगे कि m कैसे निकाला जाता है। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि अगर हम एप्सिलॉन जो है, इस एग्जाम्पल में ही समझा दें आपको, हम सोच रहे हैं ये, रुकिए आगे बनाते हैं एक एग्जाम्पल और, है ना। पहले बना लेते हैं इसी को, और उसके बाद हम आपको एम की डेफिनेशन लिखा देंगे। देखिए इसमें काम ये करें कि एक सीक्वेंस ले लिया जाए Sn, यही वाला लेते हैं फिर से हम लोग, ठीक। Sn इज इक्वल टू 1/n। अब यहां ध्यान देना हमारी बात पर जरा सा, इसका जो पहला मेंबर है S1 वो 1 है, और सबसे लास्ट जो जाएगा वो वैल्यू 0 है। तो आप जान ही रहे हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड, इतनी देर से लेक्चर इस पर चल ही रहा है आपका ये, ठीक है। अब क्या होगा, एक सेकंड रुकिए, इसकी जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग, यहां पर ये S1 है और ये वैल्यू 1 आ रही है, और ये वैल्यू आपकी 0 है, ठीक। यहां वैल्यू आपकी जो है वो S2 हो जाएगी, यानी कि ये हाफ हो जाएगी, ठीक। यहां मान लीजिए आपके पास S3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगी।
तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए ध्यान अगर आप दें तो हम एक 10वां मेंबर ले लेते हैं, 10th मेंबर, 1/10 वाला ना, यहाँ पर, यहाँ हम ले रहे हैं S10। तो इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो 1/10 आ जाएगी। और इसके बाद जितने मेंबर होंगे, ठीक, वो सब इसके अंदर चले जाएंगे, यानी 11वां मेंबर भी अंदर आएगा। 11वां मेंबर यहीं कहीं होगा, यहाँ 11वां मेंबर आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 1000, 10,000, लाख, सब इसी के अंदर मेंबर आते रहेंगे, कल्पना करिए आप, ठीक है। तो अभी होगा क्या कि हम इस लेंथ को अगर देखें, इतनी लेंथ यहां से, तो इट इज एप्सिलॉन एंड इट इज 0.1। ध्यान से देखिए, 1/10 है ना ये, यहाँ वैल्यू है 1/10, क्योंकि 1/10 है, जीरो से लेकर ये पूरी 1 हो गई है। अब 11वां मेंबर होगा तो 1/11, 1/11 तो लेस होगा ना 1/10 से, 1/12 भी लेस होगा, तो सारे मेंबर इसके अंदर चले आएंगे। यही इसका नेबरहुड हम क्रिएट कर रहे हैं और आपको एम बता रहे हैं, सो दैट आप एम आसानी से निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर आप रट नहीं पाएंगे अगर आपके पास विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो देखिए ध्यान से, विजुअलाइजेशन हम दे रहे हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से कि ये मेंबर आपने लिया और ये यहाँ पर कर लिया। तो लिमिट यही एल है, लिमिट आपकी यही लिमिट पॉइंट भी है। तो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है? लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या है? तो लिखा जाता है कि ए नंबर एल एल इज said to be limit of sequence Sn, right? If for every epsilon greater than 0 there exists positive integer small m such that mod of Sn minus L less than epsilon for every n greater than equal to m, ठीक है। और n तो नेचुरल नंबर है ही, यानी कि आपको एक नंबर m मिलना चाहिए। वो तो हमने आपको m यहां बता दिया फिगर से, अभी हम आपको इसको मैथमेटिकल भी बताएंगे कि व्हाट इज द मैथमेटिकल अप्रोच, राइट। अभी जो हमने बताया वो फिगर से आपने महसूस कर लिया कि 11वां मेंबर यहाँ है। मैथमेटिकल देखिएगा इसको कि ये कैसे नंबर m निकाला जाता है, आपको ट्रिक पता लग जाएगी। ये तो डिफिनीशन है, अब चूंकि एमसीक्यू एग्जाम हो आपका तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर डिस्क्रिप्टिव है तो इसे याद करना पड़ जाएगा। जब मेंस का पेपर होगा तो इस पे सब पे थ्योरम बताएंगे हम आपको। तो अब आप ये देखिए कि इसको करना कैसे है। अब मान लीजिए इसी प्रॉब्लम में m निकालना है, तो यहां पर ये एग्जाम्पल के तौर पे चल रहे हैं हम यहाँ पर ना, Sn की वैल्यू कितनी है? 1/n, क्लियर। इसमें L की वैल्यू कितनी आ रही है? वो तो आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, L आ जाएगा, ठीक। यहां पर आपने रख दिया इसको 0 और ये कर दिया 0.1, क्योंकि हमने यहां पर लिया था 0.1, ठीक है। ये देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो n चूंकि पॉजिटिव है तो 1/n लेस देन 0.1 आ जाएगा, यानी कि, अच्छा यहां पर क्या है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, इधर की तरफ ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/0.1, और ये हो गया n ग्रेटर देन, दैट इज अगर देखा जाए तो n ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, अगर देखें तो 1/0.1 के, और 0.1 का मतलब हुआ 10, ठीक है। तो यानी n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ गया, राइट। कहीं कहीं इक्वल भी लगा लेते हैं और कभी कभी जो है लेस देन ही लेकर के चलते हैं इसमें, ठीक है, कि आपने जो है इसको लेस देन के इक्वल टू ले लिया, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहां पर जो m नंबर आएगा आपके पास, जो m नंबर है वो नंबर आ गया 10, क्लियर। तो यानी 10 मेंबर जो है इसके वो बाहर रहेंगे, क्लियर। यहां पर देखिए दिख रहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई किया तो हाउ टू सिंप्लीफाई, इसको शॉर्टकट ऐसे भी लिखा जाता है, एक बार हम बता दें आपको, और कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और एस एन इज इक्वल टू एल, यही लिमिट की डिफिनीशन मैथमेटिकल है। और ये एनालिटिकल है, इसको एनालिटिकल कहेंगे, इसको मैथमेटिकल कहेंगे। एनालिटिकल में एप्सिलॉन आता है, ठीक है। तो अभी यहां लिया एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब एस एन जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है
वो आपने वैल्यू लिख ली, एल उसका निकाल लेंगे लिमिट लेकर के, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो वैल्यू लिख दी। एप्सिलॉन आप जो चूज करेंगे वो आ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 10 मेंबर तो बाहर चले गए। अब अगर जो भी, देखिए हम ऑब्जर्वेशन देते हैं आपको, अगर यहाँ 11वां मेंबर रखें, 11वां मेंबर, तो वो जरूर से जरूर 0.1 से वैल्यू उस एल से दूरी जो होगी 0.1 से कम होगी। एल तो फिक्स हो गया यहाँ पर, ठीक। तो 11वें मेंबर की दूरी यानी एस एन की दूरी जो एल से, दिस इज डिफरेंस का मतलब होता है डिस्टेंस। ये पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में 11th 12th में, मॉड जो डिफाइन करता है वो डिस्टेंस बताता है। तो डिस्टेंस ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम द एल फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी एन आपको एम से ज्यादा लेना है, तो यहां 10 निकाला हम लोगों ने, यानी 11वें मेंबर और उसकी लिमिट पॉइंट जो आ रहा है आपका, लिमिट आ रही है, उससे दूरी जो है लेस देन एप्सिलॉन होगी। 12 रखेंगे तो 12 भी इसी के अंदर चला जाएगा, 13 भी इसी के अंदर चला जाएगा। तो यानी ऑल द मेंबर्स हुज काउंट इज मोर देन 10, यानी 11वां 12वां 13वां मेंबर वो इसके नेबरहुड में आएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे और एक ही लिमिट पॉइंट हो। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। अब आते हैं कन्वर्जेंट में। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं, बस यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती हो। ए सीक्वेंस एसन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट्स लिमिट एल एग्जिस्ट, राइट। और इसका डिटेल लेक्चर हम लोग फिर कल पढ़ेंगे, कल वाले में। पहले आप इसका सीक्वेंस देख लीजिए, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, इसके बाद लिमिट पॉइंट और लिमिट। कल स्टार्ट करेंगे कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस के बारे में। थैंक यू सो मच।